उत्तर प्रदेश में इस सरकार को चुने थे, एक वादा नौजवानों से हुआ था कि हम लोग करोड़ों रोजगार उन नौजवानों को देंगे, उसका हिसाब करेंगे नौजवान। हकीकत यह है कि किसान की आमदनी दुगनी होने की बात तो दूर की है, धान का खरीद अभी तक शुरू नहीं हुआ है और अगली फसल के लिए किसान लाठी खा रहा है खाद के लिए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के सामने जाएगी, ये हम लोग को नहीं समझ में आता है। कृषि कानून नहीं, बल्कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम वादों को और घोषणाओं को और उनके कार्यक्रमों को देखिएगा तो सब कहीं ना कहीं विफल ही साबित होते जा रहे हैं। देश को एक मजबूत चेहरा चाहिए। आदरणीय ममता बनर्जी ही इस समय वो नेता दिख रही हैं जहां संभव हो, और जहां संभव नहीं है एक साथ लड़ना, वहां पे टीएमसी स्वयं लड़ेगी। विशेष करके पिछला बंगाल का चुनाव हुआ था कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी और अकेले वो महिला अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और बंगाल की जनता के दम पे उस केंद्र की सरकार को सिर्फ उनकी चुनौती न स्वीकारी, उनको हार के फिर हरा के वापस उन्होंने दिल्ली भेजा। पूर्वांचल में बड़ा चेहरा और कांग्रेस पार्टी से वर्षों के नाते सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका द फैक्ट इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ललितेश जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो यही होगा कि आखिर त्रिपाठी परिवार के औरंगाबाद हाउस के कांग्रेस पार्टी से बेहद पुराने नाते रहे हैं। मेरे ख्याल से 3-4 पीढ़ियों के नाते रहे, तो ये चौथी पीढ़ी शायद आपकी है। तो चौथी पीढ़ी आते आते ये नाते टूट क्यों गए? अब देखिए, वैसे तो हकीकत यह है कि 5 पीढ़ी का नाता है। अच्छा। मैं भी उसमें थोड़ा सा चूक गया था। ये 5 पीढ़ी का नाता है और हम लोगों का कांग्रेस परिवार के अंदर, हम लोग अपने आप को उस परिवार का अंग मानते थे। आज भी कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि हम उस परिवार का एक अंग हैं, पर कुछ स्थितियां ऐसी थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी और विशेष करके जो कांग्रेस पार्टी कुछ पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी कर रही थी, उससे तकलीफ हुआ मुझे। और मुझे नहीं लगा कि मैं जब उनकी लड़ाई नहीं, मुझे ये लगा जब मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ तो मुझे पद पे और पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है। मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ जो 77 के दौर में जब इंदिरा जी जेल गई थी तो उनके साथ जेल गए थे, उनके समर्थन में जेल गए थे। मैं उन कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से हैं। उन लोगों के साथ समय समय पे जिस तरह का व्यवहार हुआ है उससे मुझे कष्ट होता था। मुझे याद है ललितेश जी, जब आप राजस्थान आए थे प्रियंका जी के साथ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, तो प्रियंका गांधी प्रेस वार्ता करने जा रही थी, आप पीछे खड़े हुए थे, तो उन्होंने आपको बुलाया और बगल में बैठाया, फिर उन्होंने प्रेस वार्ता की शुरुआत की। इससे पता लगता है कि आप उनके कितने नज़दीकी थे। ऐन वक्त पे जब चुनाव इतने करीब हो, ऐसे वक्त में पार्टी का साथ छोड़ देना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे क्या कारण रहे, कुछ तो बताएं दर्शकों। जी, तो उसका कष्ट मुझे भी है और उस पर कभी फिर आगे चल के मुझे लगता है कि हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। ये समय सही नहीं है उसके लिए। ललितेश जी, मतलब क्या कारण है कि ज़्यादातर जो यंग पॉलिटिशियन है, जो यंग नेता है कांग्रेस पार्टी में, उनका क्यों पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है? अब मैंने तो अपना कारण और जो मैंने देखा था वो मैंने स्पष्ट कर दिया है, और लोगों से आपको पूछना होगा कि उनके क्या कारण थे। अच्छा, आपने टीएमसी ज्वाइन कर ली है और उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो टीएमसी का क्या स्टैंड रहने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव पर? देखिए, जहाँ तक टीएमसी का सवाल आता है, मुझे ये उम्मीद है कि आदरणीय ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में ये प्रयास करेंगे कि जो ताकतें भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं वो एकजुट हों और एक साथ लड़ें जहां संभव हो, और जहां संभव नहीं है एक साथ लड़ना, वहां पे टीएमसी स्वयं लड़ेगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी परिस्थिति बनती है चुनाव के बाद, इस विधानसभा चुनाव के बाद, टीएमसी का संगठन उत्तर प्रदेश में हम लोग बनाएंगे और ये तैयारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टीएमसी मजबूत हो, 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़े और कुछ सीटें यहाँ से टीएमसी को हम लोग जिताएं। हम लोग यहाँ से टीएमसी के कम से कम जितने पे भी लड़ते हैं वहाँ पे मजबूती से लड़ें।
लेकिन ममता जी ने, सुनने में जो खबरें सामने आई कि ममता जी ने ये कहा है कि 2022 में भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो अखिलेश यादव का प्रचार करेंगी, सपा का प्रचार करेंगी, और उत्तर प्रदेश उनके लिए कोई नई जगह नहीं है। इनके दिल्ली वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना ही होगा, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर अखिलेश जी की इच्छा होगी, अगर अखिलेश जी को ज़रूरत होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका प्रचार करने को तैयार है। अब अखिलेश जी को उसमें पहल करना होगा। तो क्या ये माना जाए कि ललितेश पति त्रिपाठी अब अखिलेश यादव और सपा का प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश? जो पार्टी का निर्देश होता है, जो पार्टी अगर समझौता करती है उनके साथ और पार्टी का आदेश होता है कि प्रचार करना है, तो हम लोग प्रचार करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह है कि आपको मौजूदा स्थिति में, जो मौजूदा सियासी परिदृश्य उत्तर प्रदेश का चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का सियासी फिजा बदलने वाली है यूपी की? उत्तर प्रदेश बदलाव के दिशा में जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 5 सालों में जिस तरह का विकास होना चाहिए था, एक स्पष्ट बहुमत की सरकार का, डबल इंजन की सरकार का, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में उस तरह का विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि 2-3 जिलों को छोड़ के अन्य जिलों में अगर हम लोग बुनियादी ज़रूरतों की बात करें तो किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया है, किसान उसका हिसाब लेंगे इस चुनाव में। और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। क्या आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से बड़े चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश जैसे आप लोग जानते हैं देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हर इलाके में अलग अलग चुनौतियां होती हैं, हर इलाके में अलग अलग समस्या होती है, मगर नौजवान उत्तर प्रदेश में इस सरकार को चुने थे। एक वादा नौजवानों से हुआ था कि हम लोग करोड़ों रोजगार उन नौजवानों को देंगे, उसका हिसाब करेंगे नौजवान। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी होनी थी, 2022 तक हर घर पक्का होने वाला था, 2022 तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होने वाली थी। हकीकत यह है कि किसान की आमदनी दुगनी होने की बात तो दूर की है, धान का खरीद अभी तक शुरू नहीं हुआ है और अगली फसल के लिए किसान लाठी खा रहा है खाद के लिए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के सामने जाएगी, ये हम लोग को नहीं समझ में आता है। हमको लग रहा है कि जिस तरह के बयान उप मुख्यमंत्री जी और भाजपा के पदाधिकारी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन लोग का वही पुराना चुनाव लड़ने का सोच है। ना ये मुद्दे पे आएंगे, ये बस भटकाने वाले मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। 3 कृषि कानूनों को अभी हाल ही में वापस लेने की बात कही गई। आपको क्या लगता है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सिरहाने पर हो, ऐसे वक्त में कृषि कानूनों को वापस ले लेना, क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया? भारतीय जनता पार्टी हर काम को पॉलिटिकल माइलेज के लिए लेती है। ये कृषि कानून लाए थे जिस समय, उस समय इनका कुछ खेल खेलने का इच्छा था। इन कानूनों के जरिए ये लोगों को अलग अलग करने के लिए और लोगों को 2 साल तक ये लाभ समझाते समझाते कृषि कानूनों के आज इस स्थिति में आ गए कि उन सारे लाभ को ये लोग दरकिनार करके उन कानून को वापस ले रहे हैं। निश्चित है कि पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सिर्फ कृषि कानून नहीं बल्कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम वादों को और घोषणाओं को और उनके कार्यक्रमों को देखिएगा तो सब कहीं ना कहीं विफल ही साबित होते जा रहे हैं। ललितेश जी, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पे बता रहे हैं एक मस्जिद है, मस्जिद में भी इन्होंने गेहुआ कलर का पेंट पोत दिया और जब विवाद हुआ तो फिर उसे सफ़ेद रंग का पुतवाया गया। तो इसे किस रूप में देखते हैं? वही जो ये लोग इस चुनाव को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये उसी दिशा में ले जाएंगे। विकास की बात करने की ज़रूरत नहीं होगी और वही पुराने मुद्दे इन लोगों के फिर से सामने आएंगे। वादा किया गया था विकास का, वादा किया था समाज को जोड़ने का, वादा किया था प्रदेश को उठाने का, मगर उन सारे कार्यक्रम में विफल होने के बाद ये पुराने विभाजन वाले कार्यक्रम पे ही चलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के चूंकि अभी तक आप थोड़े दिनों तक कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या रिवाइव करने के चांसेस हैं या नहीं है, चूंकि प्रियंका जी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है? निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए जिस तरह की सक्रियता की ज़रूरत हम लोगों को जब कांग्रेस में थे, हम लोगों को जिस तरह की सक्रियता की ज़रूरत थी
लगभग 2014 से लेके आज तक की, वो सक्रियता अब दिख रही है। अगर ये सक्रियता बनी रहेगी तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 5 साल में, हो सकता है 10 साल में कांग्रेस का रिवाइवल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ललितेश जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो तब की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में आप कितना फर्क पाते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों से आप कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। मैंने तब की कांग्रेस नहीं देखी है। मैं 2008 में कांग्रेस में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा था। उससे पहले हो सकता है कि 1-2 चुनाव में मैं परिवार के जो सदस्य लड़ रहे थे उनके चुनाव में आया था, मगर सक्रिय रूप से 2008 से हूँ। और 2008 से लेके जो कांग्रेस मैंने देखी है, कांग्रेस आज भी उसी तरह से चल रही है जिस तरह से 2008 में चल रही थी। कोई विशेष बदलाव नहीं है। ललितेश जी, चूंकि पूर्वांचल के आप ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, तो क्या लगता है कि जो पूर्वांचल की फिजा है वो किस प्रकार है? क्योंकि कहते हैं कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसने उत्तर प्रदेश जीत लिया। पूर्वांचल में 33% सीटें हैं, तो क्या लगता है कि पूर्वांचल की सियासी फिजा कैसी है? अब देखिए, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पूर्वांचल से चुने हुए हैं। मुझे लगता है कि पूर्वांचल का इन 7 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, और विशेष करके इन 4 सालों में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पूर्वांचल की तस्वीर बदल देनी चाहिए थी। और इन लोगों की स्थिति यह है कि गोरखपुर को बनारस से जोड़ने वाली सड़क, जो मुख्य सड़क है, उसको ये लोग 4 साल में पूरा नहीं बना पाए। अब पता नहीं किसकी नज़र उस सड़क पे पड़ गई है, कि प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़ गई है या मुख्यमंत्री जी की नज़र पड़ गई है, मगर 4 साल में पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सड़क को ना बना पाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास, भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की नीयत सब उसमें दिख जाती है। आपने सड़क की बात की तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुझे याद आ गया, जिसको लेकर लगातार सियासत चल रही है। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि ये सड़क हमने बनवाई, हमारा प्रोजेक्ट था, योगी जी जाके फीता काट दिए। आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट था किसका? ये निश्चित है कि हम लोग उस समय विधायक थे जब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुझे न्यू रखी गई थी, जब इसकी कल्पना की गई थी, तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रखा। और ये होता है। बनारस में ट्रॉमा सेंटर को देखिएगा, ट्रॉमा सेंटर का 99% कार्य जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए बनारस के सांसद, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। तो ये होता है इसमें, मगर ये निश्चित है कि जिस तेजी से और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनने लगे हैं, ये अच्छी बात है, मगर एक्सप्रेसवे पे चलेंगे उत्तर प्रदेश के मात्र 2 या 3% लोग। मैं जानता हूँ एक्सप्रेसवे से सबकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन और बदलाव आएगा, मगर जिस बुनियादी बदलाव की ज़रूरत थी, वो बुनियादी बदलाव उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी तक नहीं मिल रही है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, साल 2024 में टीएमसी और ममता जी के विजन को आप कहाँ पे पाते हैं, कहाँ पर आते हैं? देखिए, देश को एक मजबूत चेहरा चाहिए, जिसका इरादा होगा, जिसकी इच्छा शक्ति होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। और मुझे लगता है कि आदरणीय ममता बनर्जी ही इस समय वो नेता दिख रही हैं जिनके पास वो इच्छा शक्ति है, और जिन्होंने एक बार नहीं, अपने ज़िंदगी में 3-3 बार इस तरह के चुनाव लड़े हैं, जो देश के राजनीतिक लोग, जो देश के सारे लोग समझते थे कि ये चुनाव जीतने लायक नहीं है। पहली बार जब वो सांसद चुनी गई थी, तो सोमनाथ चैटर्जी जो 7 बार से सांसद लगातार थे, उनके खिलाफ लड़के वो सांसद जीती 25 साल की उम्र में। जब वो केंद्र मंत्री परिषद से इस्तीफा देके बंगाल गई थी कि हम यहाँ से लेफ्ट की सरकार को उखाड़ेंगे, सब लोग ने सोचा कि ममता जी गई, कोई उस सरकार को उखाड़ नहीं सकता। लगातार 37 साल से वो सरकार चल रही थी। वो बंगाल गई, लड़ी, और लेफ्ट की सरकार का अंत वहाँ पे हुआ, इनकी सरकार आई। और जिस तरह से विशेष करके पिछला बंगाल का चुनाव हुआ था कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, और अकेले वो महिला अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और बंगाल की जनता के दम पे उस केंद्र की सरकार को सिर्फ उनकी चुनौती न स्वीकारी, उनको हार के
फिर हरा के वापस उन्होंने दिल्ली भेजा। ललितेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न, और ये जिज्ञासा भी है दर्शकों के अंदर भी और हर किसी के अंदर, कि ललितेश पति त्रिपाठी ने जब कांग्रेस पार्टी से किनारा किया तो बीजेपी भी जा सकते थे, सपा भी जा सकते थे और राजनीतिक दल थे, लेकिन ममता बनर्जी की ही पार्टी को क्यों चुना? देखिए, हम लोग संघर्ष से निकल के आए हैं। सब लोगों को लगेगा कि हमारा रास्ता संघर्ष भरा हुआ नहीं था, मगर मुझे मालूम है और मेरे साथ के लोगों को मालूम है कि किस तरह का संघर्ष करके हम लोग राजनीति में कदम रखे थे, और इच्छा ये थी कि हम लोग संघर्ष करके ही कुछ प्राप्त करें। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया संघर्ष के रास्ते में। जी। तो ये थे ललितेश पति त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने टीएमसी को क्यों ज्वाइन किया, और इसी के साथ उन्होंने बताया कि 2024 में ममता बनर्जी का विजन क्या रहने वाला है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, वाराणसी।